नमस्कार बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 34 जो कि इतिहास विषय से संबंधित है और जिसका विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पर चर्चा करेंगे। जो आज की वर्कशीट के अंदर हम जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और काउंट कैमिलो द कावूर और जूसेफ गैरिबाल्डी के पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र क्रांति से अलगाव होने लगा। आप सभी जानते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति जो 1879 के अंदर जो हुई थी, जिसके बाद यूरोप के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय प्रारंभ हुआ और सभी एक झंडा, एक भाषा, एक संस्कृति की बात करने लगे। तो जो यूरोप के जो राष्ट्र थे वो एकजुट होने लगे। परंतु जो 1848 के आसपास जब उदारवादियों का उदय हुआ तो उसके बाद से ही जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका अलगाव, जो वहाँ की जो जनतंत्र और की जो क्रांति है उससे धीरे धीरे शुरू होने लगा। आगे देखते हैं हम कि राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो रूढ़िवादी जो लोग थे उन्होंने जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया? केवल अपने फ़ायदे के लिए, जो उनकी सत्ता है उसको बढ़ाने के लिए। यद्यपि हम देखें जो मध्यम जर्मन जो लोग थे 1848 में एक जर्मन महासंघ बनाने की कोशिश की। जो विभिन्न इलाके थे उनको जोड़कर पुनः एक जर्मन महासंघ बनाने की कोशिश की, जो कि विफल हो चुकी थी। उसका कारण था कि जो वहाँ की जो राजशाही थी और जो फौज थी वो लोग नहीं चाहते थे कि भी दोबारा से वहाँ एक जनतंत्र का आरंभ हो। इसलिए उन्होंने क्या है कि जो कोशिश थी वहाँ के मध्यम वर्गीय जो लोग थे उसको मिलकर उन्होंने फौज की सहायता से उसको उन्होंने दबा दिया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। आप जानते हैं कि जो प्रशा है, क्योंकि जो जर्मनी है वो 536 भागों में बटा हुआ था और प्रशा जो है सबसे बड़ा वहाँ का राज्य था जर्मनी का। 536 टुकड़ों में एक तरह से जर्मनी जो बटा हुआ था, जो प्रशा क्योंकि काफ़ी बड़ा राज्य था और शक्तिशाली भी था, उसने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए अब हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जो जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1866 से लेकर 1871 तक चला। काफ़ी एक लंबी जटिल प्रक्रिया थी। जर्मनी का एकीकरण होने में काफ़ी समय लगा। तो जो इसकी विशेषताएं थी वो, सबसे पहले जो विशेषता थी कि जो जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। पर जैसे मैंने भी बताया कि प्रशा जर्मनी का एक सबसे बड़ा राज्य था और शक्तिशाली भी था। उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की जो शुरुआत हुई। और दूसरा जो इसका विशेषता है कि जो प्रशा का जो प्रमुख मंत्री, जिसको मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, वो ओटो वन बिस्मार्क थे, ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। आप सब जानते हैं कि जो बिस्मार्क है उन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाई और उन्होंने छल कपट का भी सहारा लिया और उन्होंने जो छोटे राज्य थे वहाँ पर उन्होंने फौज का इस्तेमाल किया ताकि जर्मनी का एकीकरण सुगम हो सके। तीसरा जो हमारा विशेषता है कि जो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो जो 7 वर्ष उसके अंदर लगे। आप देखोगे इसकी 7 वर्षों के अंदर जर्मनी के एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया थी और इसके अंदर इसमें 3 युद्ध लड़े गए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और जिसमें जीत किसकी? प्रशा की। और इसके कारण ही जो जर्मनी की जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो पाई। उसके बाद जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो 1871 के अंदर केसर विलियम, जो कि प्रशा के थे, उनको नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। और जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोप में एक नई शक्ति का उदय हुआ। पहले फ्रांस, ब्रिटेन, ये शक्तियाँ थी। उसके बाद जब एकीकरण हुआ जर्मनी का तो यूरोप के अंदर एक और महाशक्ति का उदय हुआ। किसके रूप में? जर्मन के रूप में। उसके बाद हम देखेंगे कि जब जर्मन का एकीकरण हुआ गया तो वहाँ मुद्रा
बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब हम बात करेंगे इटली के एकीकरण की। इटली का एकीकरण भी काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया थी, परंतु ये जर्मनी के एकीकरण से थोड़ी सी भिन्न थी। अब जैसे हमने बताया कि जो जर्मनी है वो 536 भागों में बटा हुआ था, परंतु जो इटली है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। जिस प्रकार प्रशा जर्मनी का एक मुख्य राज्य था, प्रमुख राज्य था, उसी प्रकार इटली के में भी जो सार्डिनिया पीडमोंट था वो वहाँ का प्रमुख राज्य था। तो हम इसकी एकीकरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या था कि जो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा 1830 के दशक में जो जूसेफ मैसिनी थे, जिसे इंग्लिश में मैजिनी भी कहते हैं, कि इटली के एकीकरण के कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक खाका तैयार किया, परंतु वो विफल रहा। उन्होंने कोशिश की 1830 के अंदर कि इटली का एकीकरण हो जाए, परंतु वो अपने इस प्रयास में सफल नहीं पाए। तीसरी जो विशेषता थी कि 1830 से लेके 1848 तक बहुत सारे क्रांतिकारी विद्रोह हुए इटली को एकीकरण के लेकर, परंतु वो असफल हुए। उसके बाद 1859 में फ्रांस से जो सार्डिनिया का जो पिडमंट ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है कि 1861 में इम्यूल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। जब इटली का एकीकरण हुआ तो उसके बाद चलिए हम काउंट कैमिलो द काबूर के बारे में पढ़ते हैं। सार्डिनिया पीडमेंट का प्रमुख मंत्री था। जैसे मैंने पहले बताया कि सार्डिनिया पीडमेंट जो इटली का एक प्रमुख राज्य था, उसके प्रमुख मंत्री थे, और इनके ही नेतृत्व में जो इटली का जो एकीकरण हुआ संपन्न हुआ। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व कैमिलो द काबूर ने किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। और इनकी ही जो फ्रांस के जो चतुर संधि थी, उसके पीछे की कैबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। अब हम जूसेफ गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं। जूसेफ गैरिबाल्डी नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इम्यूल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। जो हमारा जो परीक्षा के अंदर जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं वो इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर आ सकती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं दोनों, काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। आइए कि जो वर्कशीट के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर ले। पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। तो इसमें हम इटली के एकीकरण की विशेषताओं को लिख सकते हैं। इस प्रश्न को संक्षिप्त ही रखा गया है। इसके उत्तर को काफ़ी, अगर उस पर लिखना चाहे तो काफ़ी बड़ा हम लिख सकते हैं, विस्तार से लिख सकते हैं, परंतु इसको हमने पॉइंट वाइज लिखा है। तो जो पहली जो प्रमुख विशेषता थी इटली का जो एकीकरण, एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। दूसरा, जो इटली जैसे कि पता है कि 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तीसरे पॉइंट के अंदर हम इटली के जो एकीकरण का प्रयास था उसके बारे में लिख सकते हैं, जो मैसिनी ने किया, परंतु वो उस प्रयास के अंदर वह सफल रहा। तो चौथा पॉइंट है कि इटली के एकीकरण में जो पिडमोंट सार्डिनिया के जो प्रमुख मंत्री थे काबूर तथा गैरिबाल्डी की प्रमुख उसमें भूमिका रही। और जो 5वां पॉइंट है कि 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ और इम्यूल द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया। दूसरा प्रश्न जो है बहुत ही ईजी है कि एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना। तो केसर विलियम प्रथम जो एकीकृत जर्मनी था वो वहाँ के राजा बने। और जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
जैसे कि इटली का एकीकरण भी एक लंबी प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया थी, उसी प्रकार जर्मनी की एकीकरण भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। दूसरा पॉइंट है कि जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में किया गया, जो कि असफल रहा। तीसरा पॉइंट कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के मंत्री बिस्मार्क के नेतृत्व, जैसे सार्डमोन पिडमोंट के जो मंत्री थे काबूल, उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण, उसी प्रकार जो प्रशा के जो प्रमुख मंत्री थे बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। चौथा पॉइंट है कि इसके लिए प्रशा ने 7 वर्षों के दौरान 3 युद्ध लड़े। और जो पांचवा पॉइंट है कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और केसर विलियम प्रथम वहाँ के सम्राट बने। और हमारा जो चौथा प्रश्न है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो इसका जो सही जवाब है यह सही है कि जो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से वो दूर होता चला गया। क्योंकि इसका कारण क्या था कि जो राष्ट्रवाद था, क्योंकि पहले का जो राष्ट्रवाद था और जो अब का राष्ट्रवाद था, वो दोनों में काफ़ी अंतर था। जो बाद वाला जो राष्ट्रवाद था वो उग्र राष्ट्रवाद था, जिसका जो राष्ट्रवाद का स्थान किसने ले लिया? उग्र राष्ट्रवाद ने। और जो उपनिवेशवाद और युद्ध के राष्ट्रवाद का एक भाग मान लिया गया तथा राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के बजाय तानाशाही पर जोर दिया जाने लगा।